अस्सलाम वालेकुम जी। ये क्वेश्चन है मई जून 2002 का और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। अब मई जून 2002 क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि मैंडी इज़ अ सोल ट्रेडर हुज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। 2 ईयर्स बैलेंस शीट इज़ गिवन ना, 2001 की और 2002 की आपको एक बैलेंस शीट गिवन है और उसके अंदर आपको कैपिटल, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक, ये सब गिवन है। आपको इधर इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि मैंडी की जो सेल्स हैं वो 600,000 की हैं और उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 8% है। आपने मैंडीज़ की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, आपने मैंडीज़ की परचेजेस निकालनी है और आपने मैंडीज़ के एक्सपेंसेस निकालने हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी? देखिए, सेल्स आपको गिवन है विच इज़ 600,000। अब सेल्स के ऊपर लगता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे गिवन है 20%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल्स 600,000 है और उस पर 20% मार्जिन है, तो अगर मैं 600,000 का 20% लूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 120,000। ये आप कैलकुलेट भी कर लें, लिखा हुआ भी है आपके सामने। अब सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूँगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सेल्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है 600,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000। तो 600,000 में से 120,000 में माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज़ 480,000। ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स में से जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूँगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ठीक है ना। ओके, अब परचेजेस निकालनी है। परचेजेस कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। अब मुझे इसमें परचेजेस अकेला चाहिए तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक मैच कर अप्लाई करते हुए इज इक्वल टू के उस तरफ लेके आऊँगा, चीज़ें साइन चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है 480,000, वो मैंने अभी निकाली है, इनफैक्ट गिवन नहीं थी, निकाल ली है। इसमें मैं ओपनिंग इन्वेंट्री लेस कर दूंगा 16,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करूँगा 32,000, परचेज आ जाएगी 496,000। वेरी सिंपल। फिर एक्सपेंसेस निकालने हैं। एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस होता है नेट प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ ही है। तो एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? एक्सपेंसेस मेरे निकलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। मैंने इज इक्वल टू का साइन इधर से उधर किया, साइन चेंज हुआ और मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर 1,20,000 पार्ट 1A के 1 में, और नेट प्रॉफिट क्या है वही कह रहे हैं 600,000 हमारी सेल्स है और इसका 8% जो है वो हमारी प्रॉफिट है। तो 600,000 का 8% कितना आ गया? 48,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट 120,000 माइनस नेट प्रॉफिट 48,000 इज इक्वल टू 72,000 हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है जी, इसकी फ़ोटो आपके पास आ जाएगी। फार्मूला शीट जो आपके पास बनी हुई है ऑलरेडी, उससे आप फार्मूलाज देखते रहेंगे और ये हो जाएगा। अगले वाले पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि मैंडी की एक बहन है और मैंडी की जो सिस्टर है उसके कुछ कैलकुलेशंस हैं आपके पास जो दी हुई हैं उसने, और अच्छा उसने एक और कैलकुलेशन ही पूछी है, इन्वेंट्री टर्नओवर पूछा है मैंडी का। ठीक है, मैंडी का इन्वेंट्री टर्नओवर पूछा है। इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकलेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर निकलता है, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कैलकुलेट की हुई थी 480,000 पहले वाले पार्ट में, इसकी फ़ोटो आपके पास है। और एवरेज स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो एवरेज स्टॉक हमारे पास आ गया 24,000। तो हमने 480,000 को 24,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया 20 टाइम्स। अब इन्वेंट्री टर्नओवर 20 टाइम्स आया। इन्वेंट्री टर्नओवर होता क्या है? ये हमें ये बताता है कि कितनी दफ़ा साल में हमारा सामान बिक जाता है। इट टेल्स अस द फ्रीक्वेंसी विद विच द गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पार्ट बी के अंदर अगर आप जाएं तो ये कहते हैं मैंडी सिस्टर जीन्स रन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इन another part of the town. During the year ended 31st March 2002, जीन्स का जो उसकी बहन है उसका रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर है 25 टाइम्स, जबकि मैंडी का आपने कैलकुलेट किया है वो 20 टाइम्स आया है। जीन्स की सेल है 900,000 और उसके ऊपर मार्जिन है 15%, उसके ऊपर मार्जिन है 15%। और जीन्स का जो प्रॉफिट
टू सेल्स रेशो है, यानी नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, वो है 6%। आपसे कह रहे हैं कंपेयर द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर मैंडी एंड जीन्स, सजेस्ट रीजंस फॉर एनी डिफरेंस। देखिए मैंडी का जो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर आपने कैलकुलेट किया है वो 20 टाइम्स आया है, जबकि जीन्स का जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेट किया मैंने वो 25 टाइम्स है। इसका मतलब है जो उसकी बहन है वो ज़्यादा जल्दी माल बेच देती है, क्विक टर्नओवर है उसका। तो ये तो अच्छी बात है, किसके लिए अच्छी बात है? जीन्स के लिए। और मैंडी का टर्नओवर ख़राब है, कम है, 20 टाइम्स है। वो आपसे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए मैंडी का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 20 टाइम्स है, विच इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू जीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि मैंडी का जो जीपी मार्जिन है वो 20% है, वो कितने परसेंट है? 20% है। यानी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जब ज़्यादा होता है ना तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कम हो जाते हैं, और जब नंबर ऑफ यूनिट सेल का जाहिर है जब चीज़ महंगी बेचूंगा तो कम बिकेगी। जबकि जीन्स जो है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो 15% ले रही है, इसका मतलब है उसकी सेलिंग प्राइस कम है तो उसका सामान ज़्यादा बिक रहा है। एक बात तो ये हो गई। फिर जीन इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में भी लेसर देन मैंडीज इन्वेस्टमेंट्स इन इन्वेंट्री। ऐसा हो सकता है कि जीन्स जो है वो इन्वेंट्री कम रखती हो, यानी उसको ये पता हो कि मेरा माल कितना बिकता है तो वो उसी वक्त इन्वेंट्री मंगाती हो और बेच देती हो, और मैंडी इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करके रखता हो, पैसे इन्वेस्ट करके ख़रीद के रखता हो। जब ख़रीद के रखेगा और नहीं बिकेगा तो ऑटोमेटिकली स्लो मूविंग हो जाएगी। और जीन्स की हो सकता है सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो तो उसका इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो, जिसकी वजह से जीन्स का टर्नओवर ज़्यादा है, क्योंकि इन्वेंट्री जब एवरेज इन्वेंट्री यानी डिनोमिनेटर कम होगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, एक रीज़न ये हो सकती है। अगर ये 480,000 को मैंने 24,000 से डिवाइड किया है, अगर ये 24,000 ना हो यानी एवरेज इन्वेंट्री 12,000 हो तो ऑटोमेटिकली ये इम्प्रूव हो जाएगा ना। तो इन्वेंट्री में कम से कम अगर इन्वेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि जीन्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी फोकस्ड हो टुवर्ड्स मेकिंग सेल्स। जीन्स को पता हो कि यार मैंने चीज़ बेचनी है, कहाँ बेचनी है, वहाँ मार्केटिंग करी और बेच दी। और मैंडी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब मार्केटिंग होगी, प्रोडक्ट की अवेयरनेस होगी तो प्रोडक्ट बिकेगी, अदरवाइज़ तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो ये तीनों रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से मैंडी का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो कम है और एज़ कम्पेयर टू जीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर विच इज़ 25 टाइम्स। ठीक है जी। तो थ्योरी आती है बहुत सारी रेशोज की क्वेश्चन में ना, थ्योरी लिखनी आनी चाहिए। वो आपको जो मार्किंग की स्कीम्स जो हैं व्हाट्सएप की हैं वो जब आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हर पेपर के नीचे स्टेपल करके रखेंगे और जब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बाद में मार्किंग से रेफर करेंगे। मार्किंग की में बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स दिए होते हैं, जबकि कैम्ब्रिज में पॉइंट्स में आंसर अलाउड नहीं होता, पैराग्राफ में आपको करना होता है। तो वो पॉइंट्स उठा के आप पैराग्राफिंग करेंगे, पैराफ्रेजिंग करेंगे, वो आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपकी अंग्रेज़ी भी बेहतर होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए, और आपको रिलेट करना आना चाहिए क्वेश्चन से उस थ्योरी को, जो थ्योरी जनरलाइज आपके पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ओके, comment on the selling processes of Mandy and jeans and how they affect the results of the two business। वो ये कह रहे हैं भाई मैंडी और जीन्स की जो सेलिंग पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर बताइए, उस पर कॉमेंट दीजिए। देखिए मैंडी का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 20 टाइम्स है, जबकि जीन्स का जो इन्वेंट्री टर्नओवर 25 टाइम्स है। इससे पता चलता है कि जीन्स की जो सेलिंग पॉलिसीज़ हैं ज़्यादा सेल कर रही है, तो इसका मतलब है उसकी सेलिंग पॉलिसीज़ अच्छी हैं। और सेलिंग पॉलिसीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि आप अपनी प्रोडक्ट को प्राइस ऐसे करें कि कंज्यूमर कहे हाँ यार दे दो। तो इट सीम्स लाइक मैंडीज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज चार्जिंग हाई प्राइसेस एज कम्पेयर टू जीन्स। मैंडी जो है ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है जीन्स है, ठीक है ना, जिसकी वजह से विच इज़ जो कि हमें नज़र आ रहा है प्रॉफिट टू सेल्स रेशो में भी और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दोनों में हमें लगता है कि मैंडी जो है ना चीज़ महंगी बेच रहा है, जिसकी वजह से उसकी कम बिक रही है। चार्जिंग हाई प्राइसेस may lead to low sales. That is quite obvious in this case, as Mandy's inventory turnover is 20 times as compared to jeans, who has 25 times inventory turnover. तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो सेलिंग स्ट्रैटेजी है वो बेहतर लग रही है हमारी किसकी, जीन्स की एज कम्पेयर टू मैंडी। ठीक है जी, ओके ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नवंबर 2002, क्वेश्चन नंबर 2।
अब नवंबर 2002 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो ईयर्स दिए हैं रबल के। रबल हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज बिजनेस। दोनों की सेल्स है 900,000 और 840,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 300,000 और 210,000 2008 में। एक्सपेंसेस 1,50,000 और 1,80,000 है और नेट प्रॉफिट 150,000 और 30,000 है। आपसे ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कह रहा है। ये बहुत यूजुअल नहीं है, बहुत रेयर है, लेकिन रेयर था, अब दोबारा हो सकता है क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हो सकता है इस पेपर पैटर्न पे क्वेश्चंस आ जाएं। आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज़ हुआ है 2 सालों में, तो कितने से हुआ है? बड़ा लॉजिकल है। ए का 1 में वही कह रहे हैं कि आप बताएं। तो आप ये देखें ना कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3 लाख से 2,10,000 हो गया, तो कितने से कम हुआ? 90,000 से। और जो नेट प्रॉफिट है वो 1,50,000 से 30,000 हो गया, तो कितने से कम हो रहा है? 1,20,000 से। ठीक है, लॉजिकल है, बड़ा सिंपल है, डिफरेंस ले लेंगे। आगे वो पूछ रहा है इसके 2 में कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दैट परसेंटेज एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दैट परसेंटेज। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 300,000 और सेल्स है 900,000, ईयर 2000 में डिवाइड कर दीजिए, जीपी रेशो आ गया 33.3%। जबकि 2001 में ग्रॉस प्रॉफिट है 2,10,000 और सेल्स है 8,40,000। तो 2,10,000 को 840,000 से जब डिवाइड करेंगे तो 25% आ गया। इसका मतलब है आपका ग्रॉस प्रॉफिट 33% से 25% हो गया। और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स 150,000 अपॉन 900,000 और 30,000 अपॉन 840,000। तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें 16.66 से लेकर 3.57% था, बहुत बड़ा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अब अगर आप नोटिस करें तो 33 से 25 जीपी हो रहा है, तो ऑलमोस्ट कितने से कम हो रहा है? 33 से 25 जीपी कम हो रहा है 8% से। 8% से जीपी कम हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट कितने से कम हो रहा है? 16 माइनस 3.57 तकरीबन 13% से। इसका मतलब है कि अगर तो जीपी की वजह से एनपी कम होना चाहिए था तो उतने ही परसेंटेज से कम होता ना, लेकिन हो ये रहा है कि आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से, और ये नज़र भी आ रहा है आपको, 150,000 से 180,000 के एक्सपेंसेस होगा। जिस प्रोपोर्शन से आपका जीपी मार्जिन कम हुआ है उसी प्रोपोर्शन से आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा से हुआ है। इसका मतलब है आपने एक्सपेंसेस भी ज़्यादा इनकर किए हैं, अपने एक्सपेंसेस टू सेल्स जो रेशो है वो भी आपका बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ गया। एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए हैं आपके। देखिए ना, एक्सपेंसेस 150,000 को आप 900,000 से डिवाइड करें तो 16% है, जबकि अभी एक्सपेंसेस हैं 180,000, उसको आपने 840,000 से डिवाइड किया है, तो आपके एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो कितना आ गया? 3.5%। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो गया, एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए, एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो 21.42% आ गया। तो आपसे ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करने को उसने पूछी थी। आगे आपसे थ्योरी में पूछता है, यूजिंग योर आंसर्स फ्रॉम 1 सजेस्ट 3 एक्शंस रेबल शुड टेक टू इम्प्रूव हिज प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट को इम्प्रूव करना है तो क्या करें भाई? यार अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव करना है तो सेलिंग प्राइस को डिक्रीज़ करें ताकि आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा बिक सकें। रेबल नीड टू मेक स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज सेल्स बाय डिक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस और बाय इम्प्रूविंग मार्केटिंग। या अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करे, सेलिंग प्राइस को कम करे, लेकिन सेलिंग प्राइस को कम करने के नतीजे में फिर ये इंश्योर होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा बिक रहे हों ताकि ओवरऑल प्रॉफिट्स बढ़ जाएँ। तो ये बिज़नेस को मैनेज करना होता है, चीज़ें जज करनी होती हैं कि हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कम कर देंगे तो बिक जाएगा नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा। अगर बिक जाएंगे और हमारे एक्सपेंसेस नहीं बढ़े, हमने अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल किया, कंट्रोल ओवर कॉस्ट प्राइस पर यूनिट,
हमने अपनी कॉस्ट प्राइस पर यूनिट को भी कंट्रोल करना है, यानी जिससे ख़रीद रहे हैं उससे डिस्काउंट लेना है बल्क में, ताकि हम सस्ती चीज़ ख़रीदें और महंगी बेच सकें, और एक्सपेंसेस को भी रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे पॉजिटिवली प्रॉफिट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ सके। ठीक है जी, ये पॉइंट्स आपने लिखे। उसके बाद आप ये कह रहे हैं रबल ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर आपके पास 2000 में है 10 टाइम्स और 2001 में है 8 टाइम्स, कम हो गया। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन पॉसिबल रीज़न फॉर द फॉल इन स्टॉक टर्नओवर। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं स्टॉक टर्नओवर फॉल होने के। ये भी हो सकता है कि जी आपके बिज़नेस का कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में कि लोगों ने उसकी प्रोडक्ट ख़रीदना शुरू कर दी, आपकी कम हो गई है। ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं, मैंने अभी जहन में आया, मैंने डिस्कस कर लिया। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर कम होने की वजह इनइफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि जी आपने मार्केटिंग सही नहीं करी, लोगों को पता ही नहीं था प्रोडक्ट के बारे में, ख़रीदा ही नहीं उन्होंने, कहीं और चले गए लेने के लिए। मार्केटिंग सेलिंग स्ट्रेटजीज आपकी 2001 में अच्छी नहीं रही, 2000 में अच्छी थी, जिसकी वजह से आपका इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा था। और सेलिंग प्राइसेस हो सकता है 2001 में आपने बढ़ा दी और जिसकी वजह से प्रोडक्ट की सेल कम हो गई हो। यानी पॉइंट सारे घुमा फिरा के वही हैं जो हर क्वेश्चन में आपने लिखने होंगे। ये 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप मेरे साथ करेंगे तो बाकी आराम से आपसे हो जाएंगे। ठीक है, और मैं 4-5 क्वेश्चन इसी तरह आपको कराता रहूँगा ना। क्लासेस में लाइव आके कराने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर थ्योरी लिखो, फिर आप कॉपी करो, तो ये डिस्कशन में सब समझ में आ जाएगा, आपकी कोई टेंशन नहीं। अब ये कह रहे हैं सजेस्ट 2 रीजंस व्हाई रबल शुड कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी स्टॉक टर्नओवर क्यों कैलकुलेट करना चाहिए। तो स्टॉक टर्नओवर बताता है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर ये बताता है कि साल में यानी 12 महीने में कितनी दफ़ा हमारा सामान बिक जाता है, और ये किसी बिज़नेस के लिए कैलकुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए जब इन्वेंट्री सेल होगी ना तो फिर कन्वर्ट होगी या तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स में, और फिर ट्रेड रिसीवेबल्स से वो कन्वर्ट होगी कैश में। तो ये 2 स्टेप्स अवे है इन्वेंट्री कैश से। तो जब तक माल बिकेगा ही नहीं तो लिक्विडिटी अच्छी होगी ही नहीं, कैश आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है आपने माल बेचना है, सामान बिकेगा तो कैश के आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ओवरऑल आपकी लिक्विडिटी डिपेंडेंट होती है इन्वेंट्री टर्नओवर पर, इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करना ज़रूरी है। इन्वेंट्री पहले तो आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे दिया कि इन्वेंट्री टर्नओवर शोज द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज सोल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। रबल शुड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर टू एवेल्युएट हिज बिजनेस लिक्विडिटी। रबल को इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करना चाहिए टू एसेस लिक्विडिटी, एवेल्युएट करें लिक्विडिटी, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या हमारी ये पोजीशन है भी कि हम अपने लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर सकेंगे अपने टाइम पे। एज बेटर द इन्वेंट्री टर्नओवर, आगे मैंने लिखा है कि जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर बेटर होगा द ग्रेटर विल बी द चांसेस ऑफ कैश कन्वर्टेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री बिक गई तो अब बैड डेट्स होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं यार। अगर मेरा माल बिक गया और मैंने जिसको बेचा उसकी दुकान जो चलती हुई है दुकान है, तो मुझे पैसे क्यों नहीं देगा, उसका मेरा माल ख़रीद के वो बेचेगा, बेच के मुझे पैसे देगा, तो मेरे पास चांसेस ऑफ कैश कन्वर्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर विल ऑल्सो हेल्प इन जजिंग द इम्पैक्ट ऑफ हिज प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इन्वेंट्री टर्नओवर ये भी बताती है कि यार हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इनफेक्टिव तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर लो होता है तो हम फ़ौरन जाके प्राइस चेक करते हैं, अरे कहीं महंगा तो नहीं बेच रहे हैं, और कॉम्पिटिटर कितने बेच रहे हैं चिप्स का पैकेट 10 तो हम 15 का क्यों बेच रहे हैं भाई, हमें कौन से ऐसे आसमान के तारे लगे हैं। तो इसका मतलब है प्राइसेस ज़्यादा है इसलिए कम बिक रहे हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करने की वजह ये भी होती है कि हम अपनी प्राइसिंग को जज कर सकें कि कहीं हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ख़राब तो नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर कम होते ही हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। If inventory turnover is less, it's quite possible that people are not buying because of high selling price. ये मैंने लिख दिया। Inventory turnover also helps in determining appropriate level of inventory at all times in the year. देखिए इन्वेंट्री हमेशा याद रखें उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी डिमांड है प्रोडक्ट की, उस हिसाब से इन्वेंट्री आपने मैनेज करनी होती है। इस लेवल पे मैनेज करें कि अगर कोई अनफोर्सिन डिमांड आ जाए तो आप अपने कस्टमर को ये ना कह सकें अरे यार सामान ही नहीं है, माल ही नहीं है, सॉरी, ये ना कहना पड़े आपको। लेकिन इतना माल भी नहीं होना चाहिए कि आप गुड्स को देखते रहें कि यार कब बिकेगा कब बिकेगा कब बिकेगा। तो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री लेवल आप डिटरमाइन ही उस वक्त कर सकते हैं जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करें। इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा मेरे पास एवरेज हमेशा कितने माल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रमज़ान आ गया है और रमज़ान में रोज़ा लोग पियेंगे,
ठीक है जी। तो अब अगर कोई रोज़ा की बोतलें ख़रीद के इतनी रख ले कि उसके रमज़ान में सेल होने के बाद भी पड़ी रहें, तो रमज़ान के बाद तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, तो वो तो चांसेस हैं कि वो या तो ज़ाया हो जाए, ख़राब हो जाए, या ये कि वो स्लो मूविंग आइटम में चला जाएगा। तो आपने इन्वेंट्री लेवल बढ़ा दिया जिसकी वजह से आपका टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर आपका ख़राब हो गया। तो कितना इन्वेंट्री लेवल होना चाहिए, ये भी इन्वेंट्री टर्नओवर के थ्रू आप जज कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, कि ना मेरे पास इतना इन्वेंट्री हो कि मैं क्या ना मेरे पास इतना माल हो कि वो बिक ही ना रहा हो, और ना इतना कम हो कि अगर कोई कस्टमर ज़्यादा मांगने आ जाए तो मैं कहूँ मेरे पास है ही नहीं। तो एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए, ये लिखे हुए हैं 3। ठीक है जी, ओके। अब आगे कह रहा है रिकमेंड 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन रबल शुड टेक टू इम्प्रूव द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इन्वेंट्री टर्नओवर को बढ़ाना भी क्या करें भाई, सेलिंग प्राइस को कम करें, लेकिन ये देखिए कि इसके नतीजे में हमारे यूनिट्स भी सेल होंगे, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर पता चला सेलिंग प्राइस तो कम कर दी लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड मार्केट में बढ़ नहीं रहे, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो ये सारी पॉलिसीज़ बनाने के लिए आपको सारे डिपार्टमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होंगे उन सबसे कोलैबोरेट करके फिर डिसाइड करना होगा। दूसरा काम क्या करें, आप टारगेट मार्केट करें ना, आप टारगेट मार्केट करें, उस कस्टमर बेस पे जाएं, उन लोगों तक जाएं जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, वो ख़रीद लेंगे। जब अवेयरनेस बढ़ेगी प्रोडक्ट की तो कॉन्सिक्वेंटली सेल्स होगी, बस सिंपल। तीसरा आप क्या करें, एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री को लो रखें। जब आप एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री को लो रखेंगे यानी कम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इम्प्रूव हो जाएगा। आप उतना माल ख़रीद के रखें जितना बिक जाता है। अगर आपका सप्लायर आपकी दुकान पे हर वेडनेसडे को चक्कर लगाता है तो आप उससे उतना सामान ख़रीदें जितना एक एक हफ्ते में बिक जाता है। ये ना करें कि भाई तुम इकट्ठा 3 महीने का दे दो, फिर हर बुध के बुध चक्कर नहीं लगाया करो। ना भाई ना, आपने 3 महीने का इकट्ठा ले लिया, आपका पैसा ब्लॉक हो गया इन्वेंट्री में, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसमें आपने लिखे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।